दोस्तों आपका CBT 2 10 जुलाई को फिक्स हो गया है। तो आपके इस हिसाब से बचते हैं 15 दिन। तो इन 15 दिन में आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, क्या आपने करना है। देखिए उसमें एक सीधे तौर पे एक बात ये है कि आप पूरे दिन में जितना भी पढ़ सकते हैं ना, जितना भी, देखिए सबकी अपने अपने टाइम की लिमिटेशंस हैं, किसी की कोई प्रॉब्लम है, किसी की कोई, वो उसकी मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ, पर आप पूरे दिन में जितना भी पढ़ सकते हैं उससे भी थोड़ा ज़्यादा पढ़िए। कारण ये है कि आपको ये स्टेज 2 पे मौका मिला है, मतलब आप एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। तो ना इसमें ना अपनी पूरी मेहनत लगा दीजिए, क्योंकि इसके बाद आप जब पेपर दे के बाहर निकलेंगे 10 जुलाई को, तो ये ना हो कि आपको ये लगे यार ये क्वेश्चन मेरे से सिली मिस्टेक से गलत हो गया, या ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन और मैं कर सकता था। ठीक है, क्योंकि ना वो रिग्रेट ना थोड़ा सा आपको फिर कहीं ना कहीं चुभेगा। आप फिर देखेंगे, एनालिसिस करते आएंगे, जब भी घर की तरफ अपने बढ़ेंगे कि ये सही हुआ, ये गलत हुआ। आपको डाउट आएगा कि कट ऑफ क्लियर होगी या नहीं होगी, है ना। फिर आप देखेंगे, बहुत सारे टीचरों का एनालिसिस देखेंगे, फिर कट ऑफ का एनालिसिस देखेंगे, प्रिडिक्शन देखेंगे क्या कट ऑफ जाएगी। ठीक है, फिर उसमें आप अपने आप को कहीं ना कहीं कट ऑफ में लाने की कोशिश करेंगे, किसी ना किसी टीचर की कट ऑफ में, जिसमें जिसने प्रिडिक्ट कर दी उसमें आप आ गए, तो आप उसकी तारीफ करेंगे। जिसने थोड़ी हाई कट ऑफ बता दी आप उसको गाली देंगे, है ना। फिर आप कंपैरिजन करेंगे कि ये शिफ्ट हार्ड थी, वो शिफ्ट हार्ड थी। नॉर्मलाइजेशन में बोलेंगे हमारे इतने बढ़ेंगे, उस शिफ्ट के इतने बढ़ेंगे। ठीक है, इस चीज में ना आपकी बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है। इसकी बजाय अगर आप अभी अपने आप को जितना ग्राइंड कर सकते हैं ना उतना ग्राइंड कर लीजिए। क्योंकि अगर आप नहीं कर पाए ना थोड़ा बहुत भी, अगर, क्योंकि जो क्वेश्चन आप कर सकते थे और वो नहीं हुआ, वो कोई और कर ले जाएगा, और फिर आपको ना वो रिग्रेट रहेगा, और फिर आप ना, जो ये फ्रस्ट्रेशन रहेगी ना, इससे ना, तो बताऊँ दिक्कत क्या है। इससे दिक्कत ये हो जाएगी कि आप ना आगे आने वाले पेपरों की भी तैयारी नहीं कर पाएंगे। पूरे दिन इसी चीज में लगे रहेंगे, क्या कट ऑफ जाएगी, क्या कट ऑफ नहीं जाएगी, है ना। और फिर रात को भी सोचेंगे कि हम, मेरा क्लियर होगा नहीं होगा। दूसरे पेपर की तैयारी में भी मन नहीं लगेगा, है ना। तो इसको ना, जितने दिन है अभी, देखिए 15 दिन है, उसमें इतनी मेहनत कर लीजिए कि भाई इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता था। तो ना आपको दूसरे पेपर के लिए भी कंसंट्रेशन मिलेगी कि भाई हाँ भाई मैं इसमें इतना कर सकता था, मैंने इतना कर दिया, अब मैं नेक्स्ट के लिए तैयारी करता हूँ। इसका रिजल्ट जो भी होगा आपको इतनी टेंशन नहीं होगी उससे। ठीक है जी। ये तो बात हो गई कि आपको क्यों मेहनत करनी ज़्यादा ज़रूरी है अब CBT 2 के लिए। अच्छा, अब तैयारी कैसे करें। तैयारी ऐसे करें कि देखिए आपको एक बात तो पता है कि CBT 1 आप क्लियर करके आए हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं आप सही ट्रैक पे तो हैं, सही मेहनत आप कर रहे हैं। बस जो आप मेहनत कर रहे हैं ना, उसको थोड़ा और इंटेंसिफाई करने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा सा और अपने आप को एक एक्स्ट्रा पुश देने की ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि देखिए आपने लाखों लोगों को पीछे छोड़ के आए हैं, तो कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कैलिबर तो आपके अंदर है, तो आप निकाल तो सकते हैं पेपर। तो अब आपने इसमें करना क्या है। अच्छा, इसमें ना आपको ये टाइम इतना क्रूशल है कि आपको एक तो अपने ऊपर भरोसा रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। वो जो ट्रैक से डाइवर्ट नहीं होना, कुछ और ऐसा मत करने लग जाना जिससे आपका टाइम वेस्ट हो जाए और आपका स्कोर भी इंप्रूव ना हो। तो ये चीजें उसे बचना, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, तो क्योंकि आपके पास कम बैक का टाइम नहीं मिलेगा फिर, अगर आपने 5 6 दिन अभी वेस्ट कर दिए, है ना। तो इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। अब तैयारी कैसे करनी है आपने। आपने पहले तो देने 5 मॉक। 5 मॉक आप 2 दिन में दे दीजिए। 15 दिन है, 2 दिन में 5 मॉक दीजिए, और अपना जो भी रिवाइज कर रहे हैं करते रहिए। ये मॉक किस लिए है, आपके आपके मेनली मैथ्स और रीजनिंग के लिए है ना। इसमें क्या होगा कि अब 5 मॉक में ना, पहले तो आपने देखना है कि आपके मार्क्स नहीं देखने, परसेंटेज देखनी है। 97 98 या उससे ऊपर आ रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं। उससे कम आ रहे हैं, 95 95 से कम आ रहे हैं, 90 से कम आ रहे हैं, परसेंटाइल, परसेंटाइल की बात हो रही है इधर। अगर उससे कम आती है तो आपने देखना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। पहली चीज, आपने ना जैसे ना दो दो पन्ने लगा लीजिए हर सब्जेक्ट के, मैथ्स का, रीजनिंग का और जीके का। ठीक है, अब मैथ्स का आपने लगाया। अब मैथ्स में ना आपने टॉपिक देखने हैं, किस टॉपिक का कौन सा क्वेश्चन, टॉपिक लिखना है और उसके क्वेश्चन लिखने हैं। वो लिखिए कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, या किस क्वेश्चन में एवरेज टाइम से ज्यादा टाइम लगा, ये आप लिख लेंगे। तो आप देखेंगे कि ना ये पांचों जो आप टेस्टों का एनालिसिस करेंगे ना, अच्छा ये टेस्ट भी आपके जेन्युइन होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने पहले अटेम्प्ट दे रखा हो इस टेस्ट का, या उसके क्वेश्चन रिपीटेड हो जो आप पहले देख चुके हो। बिल्कुल एक जेन्युइन 5 टेस्ट दीजिए, है ना। उसमें फिर आपको एनालाइज हो जाएगा कि किस टॉपिक के क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं।
ठीक है, आपको ना 2-3 टॉपिक ही मिलेंगे जिसके क्वेश्चन आप रिपीटेडली गलत कर रहे हैं। तो ना आपको वो चीज़ नज़र में रहनी चाहिए कि भाई मैथ्स के मेरे ये टॉपिक वीक है। ये आपके दिमाग में बैठी रहनी चाहिए बात। ठीक है, ऐसे ही आपको रीजनिंग का देखना है कि भाई आप पैटर्न वाले क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट वाले गलत कर रहे हैं, डायग्राम वाले गलत कर रहे हैं, या एटलीस्ट आपको पता तो हो। ठीक है, इससे आपको ये एनालिसिस हो जाएगा। अच्छा, अब रही बात, इसमें आपने वीक टॉपिक आपने देख लिए। अब इनको ना आपने प्रैक्टिस करना है, चैप्टर वाइज जाना है, देखने हैं इसके ना, मतलब हर टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। मतलब पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई इसके इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और ये सारे आपने कवर करने हैं। ठीक है, अब डेली के 2 मॉक आपने देने ही देने हैं। ठीक है, डेली के 2 मॉक आपने 12 दिनों तक तो देने ही देने हैं। उससे क्या होगा ना कि आपको ना, आपका माइंड ना कंपटीशन की फेज में रहेगा हमेशा। तो वो रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ना कई बार ना पेपर में वो इंटेंट नहीं आ पाता। आप ना कर तो रहे होते हो क्वेश्चन, पर वो स्पीड नहीं बन पाती। वो आपके, अगर आप इस टाइम पे जितने ज्यादा मॉक दोगे ना, वो हेल्प करेगा। उसमें मार्क्स इतने मैटर नहीं करेंगे आपके, बस वो एक स्पीड बनाने वाली बात है। तो जैसे एक मॉक तो आप फुल फोकस से दीजिए। दूसरे देखिए, एक मॉक देंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरे देने के लिए ना बहुत ही ज्यादा, मतलब उस फुल कंसंट्रेशन से नहीं दे पाएंगे, फिर भी दीजिए। उससे क्या होगा ना, आपका माइंड उस फेज में अलाइन हो जाएगा कि मतलब कि जल्दी क्वेश्चन करना है, जल्दी क्वेश्चन करना है, उस तरीके से। तो वो आपको ना एग्जाम में एक्स्ट्रा एज देगा कि जो क्वेश्चन मतलब 30 सेकंड का है, वो उसको 20 सेकंड में कर देंगे। कोई क्वेश्चन 1 मिनट में हो रहा था, तो उसको शायद 40 सेकंड में कर दे। तो यही आपको एक्स्ट्रा एज देगा। तो ये तो होगी मॉक की बात। अब आपने, अब रह गई करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको 6 महीने की करनी है। अच्छा, इसमें भी ना देखिए, करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, बहुत ही ज़्यादा सिलेबस है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सोर्सेज हैं इसके। ठीक है, तो इसमें ना आपने टॉपिक वाइज डिवाइड करने हैं। जैसे भाई पहले 6 महीने के ना टॉपिक में उनको वो कैसे डिवाइड करेंगे। पहली चीज़ देख लीजिए स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स में किसको क्या ट्रॉफी मिली है, कौन क्या जीता है, कहाँ जीता है। ठीक है, फिर आ गई स्कीम। ठीक है, किसने, मतलब गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है, क्या उसका इनिशिएटिव है, क्या उसके पीछे की वजह है, वो वाले टॉपिक। तो ना उनको ना, ऐसे जैसे स्कीम है, एक पेज पे बना लीजिए क्रिस्प नोट की, ये स्कीम आई है 6 महीनों में, ये ट्रॉफीज थी, इसने जीती है, ये टीम ने खेला था। ठीक है, इसके फिर बाद आपके आगे इंपॉर्टेंट डेज आ गए। भाई इस दिन, मतलब जैसे आपका जनवरी से लेके जून तक के आपको कवर करने हैं। इसके बाद आपका आ जाएगा इवेंट्स आ गए। उसके बाद विजिट, भाई पीएम ने कहाँ विजिट की थी, ये सारी विजिट। अब क्या होता है ना कि इसमें क्या होता है, करंट अफेयर्स से लेते हुए स्टैटिक के क्वेश्चन पूछता है। भाई जैसे पीएम ने कहीं विजिट करी तो उस देश की कैपिटल पूछ लेगा। आप बोलेंगे कि भाई ऐसे तो ये मतलब स्टैटिक है या करंट अफेयर्स है। तो उस चीज़ को आपको लिंक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर जैसे अभी ये आपका ग्रेट निकोबार न्यूज़ में था। उसका था कि कौन सी चैनल से ये, मतलब कौन से लाइन के पास है, 6 डिग्री चैनल है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का पूछ सकता है। ठीक है, स्टेट ऑफ हार्मोज पूछ सकता है ना। तो जो चीज़ें इवेंट है, अब ये देखिए, है करंट का टॉपिक, पर ये स्टेटिक में बना के पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अपनी तैयारी करनी है ना। तो आप करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज बांट लीजिए। उसके ना छोटे छोटे नोट्स अपने पास बना के रखिए, ताकि आपके 5-10 मिनट में उसको रिवाइज कर पाए। तो आप अगर 12 दिन तक आपने ये चीज़ें करनी है, दो तो मॉक देने हैं आपको। पहले 5 मॉक में आपको एनालाइज हो जाएगा कि आपके मैथ और रीजनिंग के कौन से टॉपिक वीक हैं। वो धीरे धीरे आप अगर देंगे ना, देखिए इसमें टारगेट रखिए 25 के आसपास का। 25 तो मॉक कम से कम दीजिए, उनका प्रॉपर एनालिसिस, उनकी जो भी गलतियां हैं वो आप इकट्ठी करते चलिए। या तो अगर आप लिख सकते हैं, भाई क्वेश्चन वाइज लिख लिया कि भाई मेरे इस मैथ में ये क्वेश्चन गलत हुए हैं, इनको एक कॉपी में लिख लीजिए। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट रख लीजिए अपने फोन में उनका। वो फिर 12 दिन के बाद ना, वो बचे हुए 3 दिन में आपने यही करना है, उनको बार बार रिवाइज करना है। क्योंकि वही गलतियां पेपर में करने वाले हैं, जो इन 20-25 मौकों में की है ना। तो उनको आपने रिवाइज करना है। आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। आप अपने आप से सेटिस्फाई रहेंगे कि भाई मैं जितना कर सकता था मैंने उतना कर दिया। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, फिर से 25 मॉक अब भी कोई, मतलब बहुत ही कम लोग दे पाएंगे। ठीक है, उनका प्रॉपर एनालिसिस, अब देखिए मॉक भी देना है, उनका प्रॉपर एनालिसिस भी करना है, और जो उनकी गलतियां हुई वो आपको अपने याद भी रखनी है कि मैं गलती क्या क्या कर रहा हूँ। तो 12 दिन तक आप ये चीज कीजिए। उसके बाद के 3 दिन रिवाइज कीजिए आपने क्या क्या गलती की है। और करंट अफेयर्स
को सब टॉपिक वाइज बांटिए, उसको मतलब कि कंसाइज करते चले जाइए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। 12 दिन तक जितने हो गए 3 दिन उनकी थोरो रिवीजन कीजिए, जितनी बार हो सके, मतलब रट जाए आपको 3 बार, और मतलब 3 4 5 बार आप उनको रिवाइज कर लीजिए। आपका पेपर अच्छा चला जाएगा, आप खुद से सेटिस्फाई रहेंगे। ठीक है, आपको वो नहीं होगा, गिल्ट नहीं होगा अंदर से कि भाई मैं और अच्छा दे सकता था। तो अगर आप ऐसे करते, फिर ना आपको वो नहीं रहेगा कि आप वो एग्जाम सेंटर से घुसने से पहले करते ना, हाईलाइट कर रखा है, बार बार रिवाइज कर रहे हैं, फिर आके मैच कर रहे हैं, भैया इसका आंसर क्या, तो उसका आंसर क्या, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन लेवल रहता है ना, वो उससे आप थोड़ा बच जाएंगे। ठीक है, आपकी एनर्जी कम ड्रेन होगी, आप बाकी के पेपरों में अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था, यही थी मेरी तरफ से स्ट्रेटेजी की एडवाइस। बाकी आप लोग मेहनत अच्छे से कर ही रहे हैं, CBT 1 आप अच्छे से करके आए हैं, तो सही ट्रैक पे चल ही रहे होंगे। बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है पहली चीज़, और ट्रैक से डाइवर्ट नहीं होना, कुछ ऐसा मत करने लग जाना जिससे आपका टाइम भी वेस्ट हो जाए और आगे आपको रिजल्ट भी अच्छा ना मिले। ठीक है जी, तो इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। तो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाकी गाइडेंस के लिए मैं और वीडियोस लाता रहूँगा। तो थैंक यू।